सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि शाओ चैन जो कि आ चुका था वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर, और उसकी मुलाकात होती है दो लोगों से जो कि चालाकी के साथ में शाओ चैन को मारना चाहते थे और ड्रैगन के अंडों को हड़पना चाहते थे, जिसकी वजह से हम उनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली फाइट दिखाई जाती है। लेकिन शाओ चैन ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी के साथ में अपनी पावर्स को यूज किया था, जिससे कि उसने जियो यू और वैंग जीफेंग दोनों को ही जान से मार दिया था। लेकिन ऐसा करने की वजह से शाओ चैन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो गई थी। और वहां से निकलने के बाद उसकी मुलाकात होती है लिंगर से। शाओ चैन उससे कहने लगता है कि क्यों ना हम दोनों ही मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता निकालें ताकि जल्द से जल्द हम लोग पहुंच जाएं ज़ियो पर। लेकिन लिंगर उससे ये कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ तक कि उसने तो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लिया था शाओ चैन पर हमला करने के लिए, जिसके तुरंत ही बाद अब आ चुकी होती है शाओ चैन पर अटैक करने के लिए। इसके स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए शाओ चैन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है और एक रॉक को फेंक देता है लिंगर की तरफ, जिस रॉक को लिंगर ने केवल एक ही अटैक के साथ में बीच से चीर के रख दिया था। लेकिन यहाँ पर ये तो शाओ चैन की चाल होती है, क्योंकि वो लिंगर को बेवकूफ बना के तुरंत ही अपनी जान बचा के भागने लगता है, जिसकी वजह से लिंगर ने तुरंत ही शाओ चैन का पीछा करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद शाओ चैन यहाँ से भागते हुए पहुंच जाता है साइलेंट डेथ नाम की जगह पे, क्योंकि उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो लिंगर के सामने टिक भी नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपने आप को बचाते हुए और लड़खड़ाते हुए छुपने को जा रहा था। लेकिन जब तक शाओ चैन पहुंच पाता, उसी मोमेंट पर उसके ऊपर अचानक से ही एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल स्लैशिंग अटैक से हमला कर दिया गया था, जो अटैक शाओ चैन से टकराता है और उसको और भी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। शाओ चैन कहने लगता है कि मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ कि मैं इसके हमलों को अब रोक भी नहीं पाऊंगा। लिंगर है कि उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला जब तक कि वो शाओ चैन को जान से ना मार दे। लेकिन फिर भी शाओ चैन हिम्मत दिखा के खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर काम ही नहीं करते। लिंगर कहने लगती है कि मैं इस अनजान दुनिया में आ गई हूँ तुम्हारी वजह से, और आज मैं यहाँ पर तुम्हारी वो हालत करने वाली हूँ जिससे कि तुम मौत के लिए तरसोगे। लेकिन उसी मोमेंट पर हम लोग शाओ चैन के पीछे से देख पाते हैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट को, जो कि यहीं पे रहता है और उसका नाम होता है एंशिएंट टायरानोसॉरस रेक्स। और टी रेक्स को अपने सामने देखते ही लिंगर ने अपने कदमों को पीछे हटा लिया था। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी मौत शायद मेरे हाथों से नहीं लिखी, बल्कि किस्मत ने तुम्हारी मौत को और भी ज्यादा ट्रेजिक तरीके से खत्म करने का डिसाइड किया है। इसीलिए लिंगर तुरंत ही वापस लौट जाती है और उसने शाओ चैन को इसी जगह पे मरने के लिए छोड़ दिया था। शाओ चैन को अभी तक समझ में नहीं आया था कि आखिर ये लड़की यहाँ से वापस क्यों चली गई। लेकिन जब टी रेक्स ने उसके पीछे से दहाड़ मारी होती है, तब जाकर शाओ चैन को समझ में आता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से लिंगर यहाँ से चली गई। और टी रेक्स का साइज ही इतना ज्यादा बड़ा होता है कि शाओ चैन तो उसके केवल दांतों में ही फंस के रह जाएगा। शाओ चैन ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होता है एंशिएंट टायरानोसॉरस रेक्स को, और टी रेक्स का पावर लेवल होता है उसी इविल ड्रैगन के ही जैसे, जिसके केवल रॉर करने से ही उसके मुंह से जो ब्रीथ निकलती है, शाओ चैन तो उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाता। इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते हुए जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये टी रेक्स भी साइज में बड़ा होने की वजह से काफी तेजी के साथ में शाओ चैन का पीछा कर रहा था, जिसकी वजह से शाओ चैन की जान तो खतरे में आ ही चुकी थी। ये नजारा दूर खड़ी हुई देख रही होती है लिंगर, जिसको इस बात पर यकीन होता है कि आज ये बंदा किसी भी हाल में बचने नहीं वाला, क्योंकि एक टी रेक्स से बच पाना एक ऐसे बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जो कि पहले से ही और ज्यादा इंजर्ड हो। उम्मीद है कि ज़ियो में तुम्हें कोई भी कभी भी याद नहीं करेगा। इसके बाद अब हमें शाओ चैन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बचाने के लिए छुप जाता है एक काफी बड़े रॉक के पीछे। लेकिन जो टी रेक्स उसका पीछा कर रहा था वो थोड़ा सा आगे निकल चुका था, जिस मोमेंट पर अब तभी शाओ चैन को अपनी आंखों के सामने नजर आ जाता है वही यूनिकॉर्न, जो कि अब जंप लगाते हुए आ जाता है शाओ चैन के सामने। शाओ चैन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है कि तुम जरा सा भी शोर मत मचाना, लेकिन ये यूनिकॉर्न तो इतना ज्यादा बेवकूफ था कि वो यहाँ से चिल्लाते हुए ही जाता है, जिसकी वजह से उस टी रेक्स को शाओ चैन की लोकेशन के बारे में तुरंत ही पता भी चल चुका था, जो कि ताक लगाए शाओ चैन के ऊपर ही अपनी निगाहों को गड़ा के बैठा था, जिसको देखते ही शाओ चैन तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उस टी रेक्स के सामने जो भी चट्टानें आती हैं वो उनको तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी बड़ी साइज की चट्टानें कोलैप्स होकर नीचे गिरने लगती हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक बहुत ही बड़ी चट्टान गिरने वाली थी शाओ चैन के ऊपर, जिसके अटैक से शाओ चैन बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाया था, लेकिन वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब उसकी बॉडी के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अपने आप को बचाते हुए यहाँ से भाग भी सके। इस मोमेंट पर तभी वो टी रेक्स भी अपने भारी भरकम कदमों के साथ में आगे बढ़ने लगता है शाओ चैन को कुचलने के लिए, जिसके चेहरे पर हम गुस्सा साफ साफ देख सकते हैं कि उसकी निगाहों में कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, जो कि बहुत ही जोरों की रोर करने लगता है और एक ही झटके के साथ में शाओ चैन को जान से भी मार देगा। फिर हम वहीं
वहीं से भागते हुए देख पाते हैं उसी यूनिकॉर्न को, जिसकी अब जैसे ही उस टीरेक्स के ऊपर नजर जाती है कि वो उस लड़के को जान से मारने वाला है, तो फिर अब वक्त आ चुका था यूनिकॉर्न के भी हीरोगिरी को दिखाने का, जिसने तुरंत ही अब यहाँ पर अपनी विंग्स को ओपन कर लिया था, जिसके साथ में वो फुल रफ्तार को बढ़ाता है और अटैक करने के लिए चला जाता है उसी टीरेक्स के ही ऊपर। और ऑब्वियसली यूनिकॉर्न के पावर लेवल को मैच कर पाना उस टीरेक्स के बस की बात नहीं थी। एक यूनिकॉर्न होता है एक डिवाइन बीस्ट, जिसकी वजह से वो साइज में छोटा होने के बाद भी इस एंशिएंट टीरेक्स को बराबरी की टक्कर दे रहा था। बस टीरेक्स के पास में होता है उसके साइज का एडवांटेज, जिसकी मदद से वो यूनिकॉर्न को मारने की और उसको खाने की कोशिश कर रहा था। शॉ चेन जब अपनी आंखों से देखता है कि एक लिटिल यूनिकॉर्न उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसे तो अपनी निगाहों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। यूनिकॉर्न ने समझदारी के साथ में चालाकी दिखाई थी और वो उसी टीरेक्स को ले जाता है अपने ही पीछे, जिसकी वजह से शॉ चैन को मौका मिल चुका था यहाँ से भागने का और अपनी जान को बचाने का। शॉ चैन कहने लगता है कि शायद यह यूनिकॉर्न उस टीरेक्स को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वाकई में शॉ चैन को यहाँ से जाने का मौका मिल चुका था और अब वो गिरते पड़ते घायल अवस्था में पहुंच चुका होता है उसी गुफा के ही अंदर, क्योंकि बाहर का मौसम अभी भी बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अगर शॉ चैन बाहर रहेगा तो वो डेफिनेटली जान से मारा जाएगा, लेकिन अब उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड और एग्जॉस्ट होने की वजह से वो अचानक से ही अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसकी बॉडी से ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसका ये ब्लड घुलते जा रहा था बहते हुए पानी के अंदर। मानो ऐसा लगने लगता है जैसे कि शॉ चैन के पास में खुद को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है और आज उसका इसी एंशिएंट टेंपल के अंदर खेल खत्म भी हो जाएगा। जिस मोमेंट पर अब तभी शॉ चैन याद करने लगता है अपनी दुनिया को, जहाँ पर है उसकी पार्टनर जिसका नाम होता है रुओ शुई, जिसने शॉ चैन को वो स्पिरिचुअल ब्रेसलेट दिया था। शॉ चैन अब उस पल को याद करने लगता है जब रुओ शुई ने उसको दिया होता है वही ब्रेसलेट, जिसने वो बांधते समय काफी कस के बांधा होता है। शुई ने शॉ चैन से ये कहा था कि यह हमेशा ही तुम्हें बुराइयों से बचा के रखेगा, जब तक ये तुम्हारे साथ में है तब तक तुम्हें कोई भी बुराई टच भी नहीं कर पाएगी। शॉ चैन ये कहने लगता है कि आज पहली बार मुझे मेरे बर्थडे पर इतना अच्छा गिफ्ट मिला, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे लिए केवल यही लेकर ही आई हो? तो शुई थोड़ी सी नाराज होते हुए कहने लगती है कि देखो इसको कहते हैं पीस ब्रेसलेट, जिसको प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी है, क्योंकि मैंने एक ओल्ड मॉन्क से बहुत ही मशक्कत करके इसको बनवाया था और अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ठीक है, मुझे ये वापस कर दो। लेकिन शॉ चैन तो उसके साथ में मजाक कर रहा था। वो दोनों भागते हुए मैदान में पहुंच जाते हैं और शॉ चैन उससे कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम ये मुझे दे चुकी हो, तो अब ये प्यार का तोहफा हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। जो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं ज़ूलंग विलेज के माउंटेन क्लिफ के पास में। शुई कहने लगती है कि देखो तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मुझे ये वापस कर दो। और इस ज़ूलंग विलेज के नजारे वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। नजारों के ब्यूटीफुल होने के साथ में शॉ चैन के हाथ में होता है सुई का हाथ, उससे बेहतर मूवमेंट आकर उसके लिए क्या ही हो सकता है। तभी फिर सुई शॉ चैन से ये कहने लगते हैं कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर ना जाने कितने ही पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे और आगे भी आएंगे, जो कि जाना चाहते होंगे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी को जिएंगे। मुझे ये बताइए कि आप भी दूसरों के जैसे वहाँ पर जाना चाहते हो? क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? तो शॉ चैन कहने लगता है कि देखो अनंत जीवन सुनने में जितना अच्छा लगता है ये उतना होता नहीं है, कि मेरी नजर में वो इमॉर्टैलिटी कोई भी मायने नहीं रखती। जब हमारे साथ में हमारा साथी हमारा प्यार ही ना हो तो फिर आकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेले जी के क्या ही करूंगा। जो बातें सुनने के बाद सुई ने शॉ चैन को बहुत ही प्यार से गले भी लगा लिया था, जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन के बहते हुए खून को, जो कि अब बहते हुए इतना ज्यादा आगे निकल चुका था कि शॉ चैन के रक्त की बूंदें गिरने लग जाती हैं ड्रैगन के अंडे के ऊपर, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की पावर सारी की सारी इंचेंट हो जाती है और कनेक्ट हो जाते हैं शॉ चैन के ब्लड के साथ में। इस एग ने अब जमीन को फाड़ते हुए अपने पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। इस ड्रैगन एग की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लग जाती है शॉ चैन की बॉडी के अंदर। उसकी बॉडी जो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट और इंजर्ड हो गई थी, इतनी ज्यादा पावर्स आने की वजह से अपने आप ही हवा में फ्लोट करने लगती है। लेकिन अभी तक शॉ चैन को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी अनकॉन्शियस होता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी इनफिनाइट एनर्जी। उसकी बॉडी के ऊपर ड्रैगन की पावर और स्पिरिट इंचेंट हो जाती है। नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। और फिर अब हमें दिखाया जाता है शॉ चैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जहाँ पर पावर्स तो मानो ऐसे बढ़ रही थी जैसे कि इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ चुकी हो। शॉ चैन कहने लगता है कि इस बात के बारे में उसको बचपन में ही पता चल चुका था कि उसके अंदर है कुछ न कुछ खास एबिलिटी, कि उसने खोज के निकाला होता है एक हेवनली स्टील मेथड को, जिस मेथड की वजह से उसने बिना किसी को पता चले ही यूजो के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी हद तक बढ़ा लिया था। उसका एनर्जी लेवल मानो ऐसा हो चुका था कि शायद कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर उसके सामने टिक पाएगा। और शायद यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से शॉ चैन की बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जी को संभाल पा रही थी। शॉ चैन कहने लगता है कि मैंने कभी भी इस बात की तो उम्मीद भी नहीं की थी कि एक समय आने पर उसकी
बॉडी के साथ में कंबाइन हो जाएगी ड्रैगन एग की पावर। वो अपनी ही लिमिटेशंस को ब्रेक थ्रू करते हुए आगे बढ़ जाएगा। वो ब्रेक थ्रू करने के लिए यूज कर रहा था हेवनली स्टील प्रोफाउंड मेथड को, कि फाइनली उसकी बॉडी के अंदर अब एक हो चुका होता है एक और नया लेवल। शॉ चैन कहने लगता है कि मेरी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ मेरे अंदर जो ड्रैगन एग की एनर्जी आ चुकी है उसकी वजह से मेरी सारी की सारी इंजरीज भी तुरंत ही हील हो चुकी हैं। इसकी वजह से वो फाइनली क्रॉस कर चुका होता है मॉर्टल शेडिंग रियल्म के फर्स्ट लेवल को, जो लेवल भी सच में बहुत ही ज्यादा शानदार नजर आ रहा था। और अब जाकर शॉ चैन अपनी बॉडी को कनेक्ट कर पाएगा एलिमेंटल फोर्सेस से, जिसकी वजह से अब उसके अंदर वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर पाई जाने वाली सारी की सारी टेक्निक भी आ सकती है। इस टेक्निक को चाहे उस टेक्निक को प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो शॉ चैन की स्पिरिचुअल रिंग्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका पावर लेवल भी बढ़ चुका था, क्योंकि उसके पास आ चुकी होती है ड्रैगन एग की पावर। इसके स्लैशिंग अटैक्स किसी भी इमॉर्टल को धूल चटाने के लिए काफी थे। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन के अंदर वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर ही समंदर में जाते हुए एक काफी बड़े जहाज को दिखाया जाता है। और ये जहाज भी आ रहा होता है ड्रैगन आइलैंड के ही ऊपर, कि इसके अंदर बैठा हुआ होता है एक सेक्ट का यंग मास्टर। इसका सिपाही तुरंत इससे कहने लगता है कि यंग मास्टर हम लोग पहुंच चुके हैं ड्रैगन आइलैंड पर। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है उसी यंग मास्टर को, जो कि देखने में थोड़ा सा अय्याश टाइप का नजर आ रहा था। इसके साथ में बैठी हुई एक गर्ल ये कहने लगती है कि आप अपनी ताकतों से ट्रिप में काफी कुछ हासिल कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ड्रैगन आइलैंड के ऊपर सबसे नायाब ट्रीजर भी मिल जाएंगे। जो बातें सुन सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिस मोमेंट पर तभी उस यंग मास्टर के सामने एक और बंदा आता है और वो ये कहने लगता है कि यंग मास्टर मेरे पास में आपके लिए एक ताजा खबर है, जो कि ये होती है कि उसके साथ साथ और भी कई सारे सेक्ट के यंग मास्टर्स पहुंचने वाले हैं इसी आइलैंड के ही ऊपर। ये बंदा एक्चुअली में होता है जीयू फैमिली का गार्डियन, जिसका नाम होता है असल में जियोयान, जो कि पहुंच चुका है इनसाइड ट्रीजरी के फर्स्ट लेवल पर। बता रहा था कि बहुत ही सारे पावरफुल लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आइलैंड के ऊपर, इसलिए प्रिंस हमें आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। आप जब कदम रखोगे तो आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और वो जो प्रिंस होता है उसका हमें नाम बताया जाता है जियोलुओ। वो कहने लगता है कि जियोयान आप चिंता मत करो, इस बार मैंने आइलैंड पर आने से पहले अपनी कुछ तैयारियों को कर लिया था। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं जरूर से अपने साथ में यहाँ से ले जाऊंगा ड्रैगन किंग के अंडों को। मैंने सुना है कि जो कोई भी उनको कंज्यूम करता है उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाती है, लेकिन जियोलुओ का पूरा ध्यान तो होता है अय्याशियां करने पर। इसके बाद फिर हमें शॉ चैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखों के सामने से आता हुआ देख पा रहा था एक बहुत ही बड़े जहाज को। और वो ये सोचने लगता है कि मैं इन लोगों से मदद मांग के यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि आखिर ये लोग यहाँ पर आ ही क्यों रहे हैं। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही समंदर के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगी थी, बहुत ही जोरों की बिजली कड़कने लगती है और हमें दिखाया जाता है इविल ड्रैगन को, जिसकी जंप के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।